पॉलिटिकल डिफेक्शन भारत में बहुत ही चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। वो चाहे बात कर्नाटका असेंबली के पॉलिटिकल डिफेक्शन की रही हो या मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल डिफेक्शन की रही हो, और हाल ही में अभी राजस्थान असेंबली में भी पॉलिटिकल डिफेक्शन के कुछ समाचार मिले हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल डिफेक्शन के बारे में जानना और उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, इस पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आज हम उसको देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी कि पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए, यानी दल बदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो है 1985 में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है पार्लियामेंट में पास कराया था। अब इस लॉ में कुछ ऐसे मेजर्स या ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत पॉलिटिकल डिफेक्शन को सर्टेन ग्राउंड्स पे जो है इलीगल माना गया है, और अगर उस ग्राउंड पे कोई भी लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, अगर वो पॉलिटिकल डिफेक्शन करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी उस पर्टिकुलर रिलेटेड लेजिस्लेचर से। अब इसके बाद हम थोड़ा पॉलिटिकल डिफेक्शन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। 1967 में एक हरियाणा लेजिस्लेचर असेंबली के एक मेंबर थे गयालाल, और उन्होंने एक ही रात में 3 बार जो है पॉलिटिकल डिफेक्शन किया, यानी पार्टी को चेंज किया। पहले बार वो आईएनसी में गए क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे। इसके बाद आईएनसी से उन्होंने काउंटर डिफेक्शन किया। फिर इसके बाद वो जो है यूनाइटेड फ्रंट में गए। फिर उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट से जो है डिफेक्शन करके फिर से आईएनसी में गए। तो इस प्रकार से 3 बार उन्होंने जो है बार बार पॉलिटिकल डिफेक्शन किया। अब ये समस्या जो है सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रही, उस समय के और भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में ये जो है प्रक्रिया चलती रही। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए 1985 में डिफेक्शन लॉ में जो है बदलाव किया गया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, और 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जिसमें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो है कानून की व्याख्या की गई है। अब जो है आइए हम देखते हैं कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, किस प्रोसेस से, और इनमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए, और इस प्रोविज़न के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे, और हाल ही में इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए। तो अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये (52nd अमेंडमेंट एक्ट) से इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें 4 आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 को जो है हटा करके एक 10th शेड्यूल जो है बनाया गया। यानी कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें जो 101, 102
जो कि पार्लियामेंट के सीट कंपोजिशन, उसके जो मेंबर हैं उनके जो है डिस्क्वालिफिकेशन, और जो है 190 और 191 स्टेट लेजिस्लेचर के जो है सीट्स और उसके जो है मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उसको जो है रिमूव करके 10 शेड्यूल को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। अब जो है इसके द्वारा कुछ ऐसे ग्राउंड्स बनाए गए, ऐसे प्रोविज़न बनाए गए या कुछ ऐसी मेरिट तय की गई कि अगर इसका वायलेशन अगर कोई लेजिस्लेचर मेंबर करता है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर से, यानी उसकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या क्या जो है प्रोविज़न जो है बनाया गया, यानी कि तीन प्रोविज़न बनाए गए डिफेक्शन के, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल मेंबर इन तीनों जो है मेरिट पे या तीन प्रोविज़न का वायलेशन करता है या इसके बेसिस पे अगर वो जो है डिफेक्शन करता है तो उसका जो है डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आइए इन तीनों प्रोविज़न को हम देखते हैं। पहला जो प्रोविज़न है वो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अब मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है कि कैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर क्या क्या ऐसी चीज़ें करता है तो उस जो है उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी। अगर वो वॉलंटरी जो है अपना रिजाइनेशन जो है पार्टी से दे देता है। अगर जो है वो पार्टी से अपने मेंबरशिप को जो है वॉलंटरली जो है वो छोड़ देता है, यानी पार्टी को छोड़ देता है अपनी स्वेच्छा से, तो जो है उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर नेक्स्ट क्या जो है प्रोविज़न है एंटी डिफेक्शन लॉ का कि इफ़ वोट्स अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन और abstain from voting process। दूसरा क्या मेजर प्रोविज़न, यानी दूसरा जो ग्राउंड है कि मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में, कि अगर वो जो है पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में वोट करता है या जो है पार्टी की जो व्हिप होती है, यानी कि पार्टी जो है वोटिंग प्रोसेस में प्रेजेंट होने के लिए अगर उस मेंबर को कहती है अपने मेंबर को और वो नहीं आता है, तब भी जो है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोविज़न जो है ये किया गया, लेकिन इसमें दो चीज़ें ये हैं कि अगर वो जो है विदाउट प्रीरियर परमिशन ऑफ द पार्टी वो वोट करता है या फिर अगर पार्टी के परमिशन पे वोट करता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। अगर पार्टी के परमिशन के अगेंस्ट वो वोट करता है तब जो है उसका डिस्क्वालीफिकेशन माना जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी बात कि पार्टी को अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है तो विद इन 15 डेज़ अगर वो पार्टी को जो है इसके बारे में सूचित नहीं करता है तब भी जो है उसकी जो मेंबरशिप होती है वो उस लेजिस्लेचर से ख़त्म हो जाती है। ये तो रही बात पार्टी के मेंबर के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविज़न इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए बनाया गया।
अब हम इंडिपेंडेंट मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या मेजर्स हैं वो देखते हैं। यानी इंडिपेंडेंट मेंबर जो है कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में अगर कुछ क्या क्या एक्ट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई उस लेजिस्लेचर से माना जाएगा। अगर वो किसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है आफ्टर द विक्ट्री और आफ्टर इलेक्शन वो ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इफ joins any party after election, यानी कि इलेक्शन होने के बाद वो किसी पार्टी के को वह मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता है। हालांकि इलेक्शन के पहले वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट मेंबर के बाद जो प्रोविज़न बनाया गया वो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए बनाया गया। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए हम देखते हैं कि कौन सा प्रोविज़न बनाया गया। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए ये कहा गया कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द इलेक्शन होने से, यानी वो इलेक्ट होने के बाद या वो नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा या तो पार्लियामेंट में किया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर में किया जाता है। तो नॉमिनेशन के विद इन 6 मंथ अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद किसी पार्टी को अगर जो है वो ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वो उस लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं रह जाएगा। ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 month of nomination। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि विद इन इफ ज्वाइन विद इन 6 month ऑफ तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। यानी कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो अगर नॉमिनेशन के मेंबरशिप जो उसको नॉमिनेट किया जाएगा उसके विद इन 6 मंथ अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो जो है 6 मंथ के बाद वो ज्वाइन करता है किसी पार्टी को फ्रॉम द नॉमिनेशन तो वो जो है क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर हाउस से। अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको जो है डिस्क्वालिफिकेशन से अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर रखा गया है। यानी कि वो एक्ट वो करेंगे फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाए। अब हम एक्सेप्शन को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो इस एंटी डिफेक्शन लॉ जिन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन उनका माना नहीं जाता है। तो अगर पहला देखें कि अगर जो है किसी पार्टी के मेंबर या कोई पार्टी जो है दूसरे पार्टी में मर्ज होती है, यानी कि 2/3 अगर जो है मेंबर जो है किसी पार्टी के एग्री हैं कि वो पार्टी किसी पार्टी में मर्ज हो जाए तो वो पार्टी के जो मेंबर होंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा।
एनी पार्टी मर्ज विथ अनदर पार्टी। लेकिन इसमें 2/3 मेंबर जो है वो एग्री होने चाहिए, शुड बी एग्री। यानी कि अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होती है और उसके 2/3 उस मर्जर के लिए जो है मर्जिंग प्रोसेस के लिए एग्री हैं, तो उसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा और वो जो है मेंबर डिस्क्वालीफाई उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर से नहीं होंगे। ये तो पहला जो है एक्सेप्शन था। अब दूसरे एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई मेंबर जो है उस हाउस का जो है प्रेसाइडिंग जो है ऑफिसर जो है वो या प्रेसिडेंट जो है उस हाउस का चुना जाता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर चुना जाता है और वो जो है अपने जो है मेंबरशिप को जो है छोड़ देता है और इसके बाद जब उसकी ये जो है प्रेसिडेंसी या प्रेसाइडिंग ऑफिसर का टर्म जो है ख़त्म होता है या सीज फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट और फिर इसके बाद वो जो है पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यानी कोई मेंबर किसी हाउस का अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर चुना जाता है और वह उस प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए अगर वो अपने मेंबरशिप को किसी पार्टी के मेंबरशिप को जो है वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, फिर इसके बाद जब उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट सीज हो जाती है या उस पोस्ट उसका ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद अगर वो जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको उसके इस प्रोसेस को एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये दूसरा प्रोविज़न है। इफ़ एनी मेंबर elected as presiding officer of any house and give up membership of the party after cease to hold post again if join party, this will not consider as violation of एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यानी कि अगर कोई मेंबर जो है वो किसी हाउस का प्रेसाइडिंग ऑफिसर अगर चुना जाता है और वो अपने पार्टी के जो है मेंबरशिप को वॉलंटरी जो है गिव अप कर देता है, फिर इसके बाद जब वो उसकी पोस्ट जो है वो सीज हो जाती है या उसका टर्म ख़त्म हो जाता है उस प्रेसाइडिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो फिर अगर वो जो है पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको इस प्रोसेस को एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है वायलेशन नहीं माना जाएगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद एक और प्रोविज़न पहले माना जाता था बिफोर 2003। बिफोर 2003 एक और जो है एक्सेप्शन था, वो ये था कि अगर 1/3 मेंबर किसी पार्टी के उस पार्टी से अलग हो जाते हैं तो वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं माना जाता था पहले, यानी 2003 से पहले। लेकिन इसके बाद 91st अमेंडमेंट 2003 आया जिसमें इनके इस प्रोविज़न को भी क्या कर दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब जो है उन मेंबर को 1/3 मेंबर अगर किसी पार्टी से स्प्लिट होके जो है अलग हो जाते हैं तो उनको अब डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, यानी उनको अब एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन माना जाएगा। यानी 2003 के पहले क्या प्रोविज़न था, इफ़
1/3 member split from party। ये 2003 तक जो है इसको माना जाता था कि मेंबर 1/3 मेंबर अगर किसी पार्टी से स्प्लिट हो जाते हैं तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, यानी दे विल नॉट कंसीडर एज ए वायलेटर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। बट बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 दिस प्रोविजन वाज omitted and it's become violation of the anti-defection law if 1/3 member split from the party। यानी कि अब ये जो है प्रोविज़न जो है हटा दिया गया, omitted by 91st अमेंडमेंट एक्ट। टू 2003 के अमेंडमेंट एक्ट से जो है इस प्रोविज़न को हटा दिया गया, यानी कि डिफेक्टर हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ स्प्लिट। यानी कि अब उनको प्रोटेक्शन नहीं है कि वो अगर स्प्लिट करते हैं अपने पार्टी से तो ऐसा नहीं है कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेटर माना जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि इस डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन को डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन सी होगी। अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या प्रोविज़न है एंटी डिफेक्शन लॉ के विद इन कि जो है उसके बेसिस पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर का किया जाएगा, और क्या क्या एक्सेप्शन है उनको हमने देखा, जिसमें जो है विभिन्न एक्सेप्शन को हमने देखा। इसके बाद अब आगे देखते हैं कि डिसाइडिंग ऑफिसर या अथॉरिटी कौन होगी जो मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करेगी या ये डिसाइड करेगी वो पर्टिकुलर मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन किया है। तो अगर डिसाइडिंग अथॉरिटी की बात करें तो किसी भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा, स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लेगा। एनी क्वेश्चन ऑफ the disqualification decided by presiding officer of the particular house। यानी उस सदन से का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा कि मेंबर जो है के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस पर्टिकुलर हाउस का करेगा। अब इसके बाद इसमें ओरिजिनल जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 किया गया था तो उसमें ये किया गया था कि इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी कोर्ट में इसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक केस आया था जिसको क्योटो होलोहन केस कहते हैं 1993 में। एससी वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि तो केस 1993 में कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक ट्रिब्यूनल एज ए ट्रिब्यूनल वर्क करेगा
और उसका जो डिसीज़न होगा वो बिकम अंडर द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीज़न होगा वो जो है एज ए ट्रिब्यूनल वर्क करेगा, और जो उसका डिसीज़न होगा इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर डिसीज़न किसी अथॉरिटी के द्वारा लिया गया है तो क्या वो डिसीज़न कोई जो है डिसीज़न क्या गलत लिया गया है, या उसका जो डिसीज़न मेकिंग किया गया उसका ग्राउंड तो गलत नहीं है, उसके एविडेंस तो गलत नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो है जुडिशरी प्रोसेस में जुडिशियल रिव्यू को जो है अपनाया गया है कि किसी भी जो है एक डिसीज़न को या वर्डिक्ट को में कुछ अगर मिसमैचअप है, फॉल्स है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन रखा गया है। और ये जुडिशियल रिव्यू क्या होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉलफाइड, यानी उनके डिसीजन में कुछ डिफेक्ट हो। जैसे कि हो सकता है कभी कभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से है तो उस पार्टी के जो है अकॉर्डिंग कभी कभी डिसीजन ना ले ले, या जो है करप्ट हो, यानी कि उसका जो डिसीजन हो वो अगर मॉलफाइड होता है, यानी वायलेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द जुडिशरी अगर वो होता है, या अपने ही सिर्फ फ़ायदे के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए वो डिसीज़न लिया गया है कि पर्टिकुलर मेंबर को डिसक्वालीफाई कर दिया गया हाउस से, तो उसके इनकरेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है अपनाया गया। किस केस में? एससी सुप्रीम कोर्ट के क्यूतो होलोहन केस 1993 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है ये याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है ये डिफेक्शन जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। इस जो है तो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आना तय है, इसलिए जो है इन सारे प्रोविज़न और इनसे रिलेटेड जितने भी जो है मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की डिसीज़न है उनका नॉलेज होना, उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब इसके बाद रिसेंट अगर केसेस की बात करें तो कर्नाटका में के असेंबली में हुआ है, और इसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ है, और अभी जो है कुछ खबरें जो है राजस्थान के असेंबली से भी आ रही हैं कि वहाँ भी जो है डिफेक्शन जो है पॉलिटिकल डिफेक्शन हो रहा है। तो इस बेसिस पे जो है हमें जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ना ही बहुत ही आवश्यक हो गया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो है रूल मेकिंग पावर को देखते हैं। कि कौन इसके जो है रूल को बनाएगा। तो फिर रूल मेकिंग पावर जो है वो किस में वेस्टेड होगी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर में। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो इसका डिसीजन होगा वो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू के लिए क्वालिफाई है। नेक्स्ट, प्रेजेंट रूल ऑन हाउस टेबल फॉर 30 डेज, यानी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस हाउस के सामने रखेगा 30 दिनों के लिए। और वो हाउस जो है वो क्या है? सॉवरिन है कि वो जो है इस रूल को जो है उसमें चेंजेस कर सकता है।
नेक्स्ट अगर उस देखें तो अब इसमें रूल जो है वो क्या है, यानी रूल ये है कि अगर कोई मेंबर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन करता है तो वो किसी दूसरे मेंबर के द्वारा जो है ये बात जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगी, यानी उस मामले को कोई दूसरा उस पर्टिकुलर हाउस का मेंबर उठाएगा। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस मामले को जो है प्रिविलेज कमेटी को दे सकती है, या प्रिविलेज कमेटी के अलावा इस मामले को अगर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन उस पर नहीं ले पा रहा है तो वो किसी भी जो है कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो है ये मामला ट्रांसफ़र कर सकता है कि आप जो है इस पर्टिकुलर जो है मामले पे डिसीज़न या अपना वर्डिक्ट दीजिए। जैसे कि ऐसे जो है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे शिवराज पाटिल, जो कि इस पर्टिकुलर लॉ पे जो है रूल पे वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो उन्होंने जो है उस केस को कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इसके बाद क्यों ऐसी जो है ऐसा प्रोसेस बनाया गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर जो है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो वो लीगल चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज रखता हो, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहा है तो वो केस को जो है कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसके बाद हम इस एक्ट के इवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब इसके इवोल्यूशन में देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ को या 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल को बनाने के क्या ऑब्जेक्ट थे। तो पहले बात, प्रिवेंट पॉलिटिकल मिसचीफ। पहला जो है यानी कि पॉलिटिकल मिसचीफ को, मिसबिहेवियर को जो है ख़त्म करने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, यानी हॉर्स ट्रेडिंग या किसी भी मटेरियल बेनिफिट्स को रोकने के लिए या करप्शन इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नेंस जो है करने के लिए क्या किया गया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो है प्रिवेंट ऑफिस फ्रॉम एनी ल्यू ऑफ मटेरियल बेनिफिट, यानी कि कोई मेंबर, इसका मतलब क्या है कि प्रिवेंट ऑफिस फ्रॉम एनी ल्यू ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स का मतलब होता है कि कोई मेंबर पैसे की लालच में ना आ जाए या किसी अदर चीज़ों की लालच में आकर पार्टी को ना छोड़ दे, सरकार को ना छोड़ दे। तो इसके लिए जो है क्या किया गया है कि वो मेंबर जो है किसी मटेरियल बेनिफिट में आकर जो है अपने जो है पार्टी को ना छोड़े या डिफेक्शन जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है उसको वायलेट ना करे। नेक्स्ट जो मोटिव था इसका कि इंडियन फेडरल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में डेमोक्रेसी का या इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बनाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के हैं। एडवांटेज में देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है स्टेबल करने के लिए जो है
ये बहुत ही हेल्पफुल है। यानी स्टेबल गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, डेमोक्रेटिक मर्ज ऑफ पार्टीज, डेमोक्रेटिक मर्जिंग ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज का जो मर्ज हो डेमोक्रेटिक तरीके से हो एक दूसरे पार्टी की, कि अगर मान लीजिए कि कुछ पार्टीज की सीटें कम हैं, कुछ की कम है, और दोनों पार्टी या ढेर सारी पार्टियों ने कंटेस्ट किया है इलेक्शन में, लेकिन किसी भी पार्टी को जो है मेजॉरिटी नहीं है, तो 2-3 पार्टी मिलके जो है गवर्नमेंट बना लें। इसीलिए जो है मर्जिंग को एक्सेप्शनल रखा गया है इस एंटी डिफेक्शन लॉ के वायलेशन से। तो डेमोक्रेटिक मर्जिंग ऑफ पार्टी भी प्रोवाइड करता है, ये एडवांटेज एक इसका है, जिससे जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है उस स्टेट या पूरे कंट्री में बनती है। दूसरा अगर जो है इसका एडवांटेज देखें तो रिड्यूस पॉलिटिकल करप्शन, यानी पॉलिटिकल करप्शन को रिड्यूस करने के लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। यानी हॉर्स ट्रेडिंग, काउंटर डिफेक्शन को रोकने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट एडवांटेज कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता भी देने के लिए ये जो है क्या किया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविज़न जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में किया गया। अब इसके बाद इस बेसिस पे राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट आया, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड क्लीनिंग पब्लिक लाइफ, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है गवर्नमेंट का उसमें करप्शन जो है, हॉर्स ट्रेडिंग है, काउंटर डिफेक्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ वाज फर्स्ट स्टेप। इस दिस स्टेटमेंट वर टोल्ड बाय राजीव गांधी रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसके बाद इसके हम क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में जो पहला क्रिटिसिज्म है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें क्या जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि इंडिपेंडेंट मेंबर को जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से जो है प्रोहिबिटेड किया गया, सख्त मना किया गया है आफ्टर द इलेक्शन। लेकिन वहीं जो है नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द नॉमिनेशन डेट वो जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कि इंडिविजुअल डिफेक्शन अलाउड, नॉट अलाउड, और ग्रुप डिफेक्शन को अलाउड रखा गया, किया गया है। यानी कि कोई एक अकेला मेंबर जो है वो डिफेक्शन नहीं कर सकता है, जबकि ग्रुप में यानी कि पार्टी मर्जिंग जो है वो डिफेक्शन अलाउड है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ
के जो है प्रोविज़न का है। अब इसके बाद दूसरा जो है क्रिटिसिज्म है कि नो एक्सपल्सन ऑन ग्राउंड ऑफ एक्ट आउटसाइड ऑफ हाउस, यानी कि कोई भी मेंबर जो है उस हाउस का अगर उस लेजिस्लेचर के बाहर कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है या कोई मिसबिहेवियर करता है, तो वो जो है उस बेसिस पे उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, उस हाउस से एक्सपेल नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपका क्रिटिसिज्म रहा, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर, इंडिविजुअल डिफेक्शन नॉट अलाउड, और उसके अगेंस्ट में ग्रुप डिफेक्शन जो है वो अलाउड रखा गया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरी बात, किसी भी मेंबर के हाउस के बाहर की उसकी कार्यों के लिए जो है उसको एक्सपेल नहीं किया जाता है या उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। ये भी एक जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के क्रिटिसिज्म के बाद कुछ कमेटीज़ और कुछ कमीशन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, जिसमें इस लॉ के प्रोविज़न में कुछ जो है चेंजेस किए गए। जैसे कि अगर हम कमेटी की बात करें तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 में एक कमेटी आई जिसका नाम दिनेश गोस्वामी कमेटी था, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे गठित की गई थी। नेक्स्ट जो है लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट 1999 में आई, जिसमें इसमें भी कुछ मेजर्स जो है वो सजेस्ट किए गए। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 2002 के अपने रिपोर्ट में कुछ सजेशन जो है दिया। जैसे सजेशन ये दिया गया कि जो अगर कोई मेंबर डिफेक्टर है तो उसको जो है किसी भी जो है पब्लिक ऑफिस को एज ए मिनिस्टर जो है होल्ड करने के लिए डिबार्ड करने की बात की गई। और अदर कोई पार्टी जो गवर्नमेंट के विदिन आती थी, इसके बाद जो उसके रिस्ट्रिक्शन का टर्म था वो टोटल जब तक वो हाउस चला या हाउस का टर्म जब तक है तब तक के लिए उसको जो है डिबार किया जाए, और जब तक कि फ्रेश इलेक्शंस ना हो तब तक वो किसी भी प्राइवेट किसी भी गवर्नमेंट के या पब्लिक ऑफ जो है पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पे कुछ प्रोविज़न जो है वो 91st अमेंडमेंट एक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ में इंक्लूड किए गए। तो अब हम जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जो है प्रोविज़न की बात कहेंगे। प्रोविज़न ऑफ 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें पहला जो प्रोविज़न बनाया गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके जो है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है। यानी कि पार्लियामेंट के जो हाउस की स्ट्रेंथ टोटल होगी उसके सिर्फ 15% ही मेंबर जो है सेंट्रल काउंसिल के ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होंगे। नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड पीएम shall be 15%
ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी हाउस के जितना भी मेंबर टोटल होंगे उनके 15% ही मिनिस्टर जो है सेंट्रल काउंसिल में ऑफ मिनिस्टर में होंगे। नेक्स्ट, अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसमें भी सेम जो है प्रोविज़न किया गया। इंक्लूड CM shall be 15% of the total strength। लेकिन ये मेंबर, जैसे कि कुछ स्टेट में जो है सीटों की संख्या बहुत कम है, यानी नंबर्स ऑफ मेंबर्स की संख्या कम है, तो वहाँ पे जो है 12 मेंबर से जो है कम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट 12 मिनिस्टर इन लो मेंबर हाउस ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी स्टेट में जो है अगर नंबर ऑफ MLA या MLA कम है तो वहाँ पे जो है 12 मिनिस्टर से कम टोटल का जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होने चाहिए। लेकिन अदर के लिए 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो। इसके बाद जो प्रोविज़न किया गया वो ये किया गया कि जो डिफेक्टेड मेंबर है MLA and MP restricted to hold any public post or other political post, यानी कि कोई भी MP MLA अगर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो डिफेक्ट होता है, डिसक्वालीफाइड होता है, तो वो किसी भी पब्लिक पोस्ट या अदर पॉलिटिकल पोस्ट को वो जो है होल्ड नहीं कर सकता है। अब इसके बाद जो एक और प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया कि MP and MLA cannot serve as मिनिस्टर। अगर कोई मेंबर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेटर होता है और वो डिसक्वालीफाइड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ या उसको वायलेट करने से, तो वो जो है एज ए मिनिस्टर जो है अपॉइंट या सर्व नहीं कर सकता। तीसरा जो मेन किया गया कि मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड ऑन ग्राउंड ऑफ स्प्लिट, यानी कि ऑफ पार्टी, यानी कि जो पहले एक प्रोविज़न 2003 के पहले था, इस 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के पहले, वो क्या था कि मेंबर जो है अगर जो है पार्टी 1/3 मेंबर जो है वो पार्टी से स्प्लिट हो जाते थे तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन को जो है माना नहीं जाता था या वायलेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं माना जाता। लेकिन इस प्रोविज़न को जो है ख़त्म कर दिया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। अब जो है अगर कोई मेंबर भी जो है पार्टी से 1/3 या मेंबर अगर स्प्लिट होते हैं तो उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उनको एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है वायलेटर माना जाएगा। अब इसके बाद कुछ जो है वे फॉरवर्ड जैसे है कि क्या अब
भविष्य में जो है गवर्नमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होना चाहिए जिससे जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जैसे अगर पहले हम रिकमेंडेशन की बात करें तो अगर कोई मेंबर जो है रिजाइनेशन देता है पार्टी से या जो है डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको कुछ ईयर्स के लिए जो है इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार कर देना चाहिए। यानी जैसे 5 साल 6